तो चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। तो बेटा जैसा कि आप जानते हो काइनेमेटिक्स की हमारी सीरीज है और आज का लेक्चर नंबर है 16वां। ओके 16th लेक्चर है ये। इससे पहले का जो लेक्चर था उसमें मैं आप लोगों के साथ एयर रेजिस्टेंस के बारे में चर्चा कर रहा था और आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्राफ्स की। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि काइनेमेटिक्स में बहुत तरह के ग्राफ बनते हैं, एक्सटी ग्राफ बनते हैं, वीटी ग्राफ बनते हैं, एटी ग्राफ बनते हैं ना, बहुत अच्छी सारी डिटेल सारी चर्चा होती है ना। तो आज हम लोग वो सारी बातें करने वाले हैं और एकदम बेसिक से मैं बिल्कुल चर्चा को उठाऊंगा, ऐसा मान करके कि हमें बेयर मिनिमम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही पता है, ज्यादा आइडिया हमें नहीं है। ठीक है, वो मान करके और मैं आपको जेई एडवांस लेवल तक के ग्राफ बताऊंगा कि देखो ग्राफ किस प्रकार से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है भाई साहब, बहुत जबरदस्त चर्चा होने वाली है, बहुत मस्त चर्चा होने वाली है। परंतु सुनो, ढंग से पढ़ाने की भाई साहब गारंटी मेरी एकदम, पर नोट्स बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है भाई साहब। तो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएंगे अच्छे ढंग से और वीडियो को बीच बीच में स्टॉप करते रहेंगे आराम से, है ना, नोट्स लेते रहेंगे। कहीं पर नहीं समझ आएगा तो रिवाइंड करके देखेंगे, कहीं पर लगा कि अगर मैं थोड़ा तेज पढ़ा गया तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देखेंगे और फिर भी नहीं समझ आए तो नीचे कमेंट कर देंगे। मैं आकर के आपकी जो भी क्वेरी होगी, जो भी डाउट होगा, उस डाउट पर मैं प्रकाश डाल दूंगा भाई साहब, टॉर्च डाल दूंगा मैं उसके ऊपर, है ना, उसमें कोई खास बात नहीं है। बोलो बात समझ आ गई? पक्का? शुरू करें चर्चा? आ जाओ, सुनो, देखो ध्यान से देखो, सुनो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्राफ्स की। ओके, आज हम लोग बात करेंगे ग्राफ्स के बारे में। सुने, ध्यान से देखें बेटा, है ना। आओ देखो, तो मैंने बोला कि बेटा मान ले मेरे पास ना इस प्रकार से जैसे को ना ये कोई ग्राफ है, मैं आपको बेसिक बात बताता हूं। ठीक है, सुन, जैसे ये वाई एक्सिस हो गई और ये कोई ऐसे एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है, और मैं बोला कि मान लो कोई भी ऐसे रैंडम कोई ग्राफ है मेरे पास। ओके, बात समझ आ रही है? अब बेटा कोई भी मान लो ऐसे कोई कर्व है मेरे पास और ये उसको कर्व को रिप्रेजेंट करती है। ये जो मैंने लाइन बनाई ना ऐसे सांप जैसी, ये मैंने बोला मान लो किसी कर्व को ऐसे रिप्रेजेंट करती है। तो बेटा जानते हो किसी भी ग्राफ की दो मेजर चीजें होती हैं, एक होता है उसका स्लोप और एक होता है उसका एरिया, एरिया अंडर द कर्व, कि भाई जैसे ये कर्व है तो इस कर्व के अंदर नीचे कितना एरिया बाउंडेड है, एक वो एरिया। और सबसे पहला कौन सा होता है? सबसे पहला होता है स्लोप। ओके, स्लोप से मैं क्या समझता हूं, सुने मेरी बात। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को बोला गया कि सर इस ग्राफ का स्लोप बताओ, तो सबसे पहले आप मुझसे पूछो कि सर कहां बताऊं, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा स्लोप बता, तो पहले तू मुझसे पूछ कि सर कहां बताऊं स्लोप, पहले ये बताओ। तो फिर मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको एक पॉइंट दे दूंगा। मैं क्या करूंगा, आपको एक पॉइंट दे दूंगा और जैसे ही आपको मैंने पॉइंट दिया ना, आप चुपचाप से उस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट डाल दो। क्या डाल दो? एक ऐसे टेंजेंट डाल दो। बहुत बढ़िया साहब, हमने टेंजेंट डाल दी। तो बेटा ये जो एंगल नीचे बना रही होगी ना, ये थीटा ही कहलाता है स्लोप। क्या कहलाता है? स्लोप माने ढलान, है ना, ये स्लोप कहलाता है ना। अब जैसे ये थीटा, अब बेसिकली इसका जो टेन थीटा होता है वो कहलाता है हमारा स्लोप, है ना, ढलान। भाई साहब बहुत बढ़िया, टेन थीटा को स्लोप कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये बात मैं जानता हूं, देखो मैं बेसिक मैथमेटिक्स में सब चीजें कवर कर चुका हूं कि जो टेन थीटा होता है ये इसके बराबर भी होता है। किसके बराबर? dy बाई dx के बराबर, है ना, या तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ये सारी चीजें, है ना, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं उतर रहा, परंतु मैं समझता हूं कि हमें स्लोप के बारे में इतनी जानकारी है कि या तो टेन थीटा कह दो, या तो dy बाई dx कह दो, या तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 कह दो। अरे बात तो एक ही है, ये सब स्लोप कहलाता है। क्या कहलाता है? स्लोप कहलाता है ना। और मैं सब बातें जानता हूं कि इस तरह के जो स्लोप होते हैं वो पॉजिटिव स्लोप होते हैं, ये वाले स्लोप नेगेटिव स्लोप होते हैं, है ना। चढ़ती हुई जो ढलान होती है ना वो पॉजिटिव स्लोप मानी जाती है और जो उतरती हुई ढलान होती है वो नेगेटिव स्लोप मानी जाती है। आई होप हमें बेसिक बातें पता है कि नहीं पता है? नॉर्मल बात है एकदम, है ना। अब आ जाओ मेरी बात सुनो। देखो दूसरी जो चीज होती है ना वो होती है एरिया अंडर द कर्व। जैसे मान लो ये कर्व यहां से शुरू हुआ और यहां पर जाकर ये खत्म हो रहा है ना, तो ये सर्टेन एरिया है जो इस ग्राफ के अंदर आता है ना, जो इस कर्व के अंदर ऐसे आता है। तो ये एरिया भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ये एरिया कैसे निकाला जाए? सर देखो याद करो, इंटीग्रेशन की जब बेसिक वीडियो बता रहा था तब तुम्हें मैंने ये सारी की सारी चीजें बताई हुई हैं, परंतु फिर एक बार उसको ऐसे थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। क्या करा गया था कि यहां से कहीं भी x दूरी पर जाइए और x दूरी पर जाकर एक dx मोटा एलिमेंट मान लीजिए, है ना। ये dx मोटा एलिमेंट है कोई, है ना, dx मोटी कोई पट्टी है ये, है ना। अब इस पट्टी का जो एरिया होगा वो तो बहुत छोटा सा एरिया होगा ना। अगर मैं बोल दूं मान लो ये कोई भी रैंडम y है यहां पर, ठीक है, तो इस पट्टी का जो एरिया होगा वो तो बहुत छोटा सा एरिया होगा, उसको मैंने बोल दिया dA। क्या बोल दिया? dA बोल दिया। बात समझ आ गई ना। अब वो dA क्या है? dA है इस पट्टी का एरिया, जो पट्टी है ना इस पट्टी का एरिया। अब पट्टी का एरिया कितना है? लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना, मतलब कि कितना? y इंटू dx।
अब सोच करके देखो, अगर ऐसी बहुत सारी पट्टियां लाइन में जोड़ दी जाए, बहुत सारी इस कर्व के अकॉर्डिंग ऐसे, तो क्या मुझे पूरा एरिया मिल जाएगा? और वो काम कौन करता है? वही काम तो करती है इंटीग्रेशन भाई साहब। तो ऐसे इंटीग्रेशन कर दिया, तो ये मेरे को मिल गया एरिया अंडर द कर्व। क्या मिल गया? इंटीग्रेशन y dx। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है एरिया अंडर द कर्व। बोलो, बात समझ आ गई? पक्का पक्का। अब सोच करके देखो, तो अगर ये yx ग्राफ था तो एरिया अंडर द कर्व है y dx, है ना? अगर ये xt ग्राफ होता, अगर ये xt ग्राफ होता तो ये होता इंटीग्रेशन x dt। हाँ ना, बोलो भाई साहब। अगर ये vt ग्राफ होता तो ये हो जाता y और dt। अगर ये at ग्राफ होता तो ये हो जाता a और साथ में dt। हाँ ना, बोलो बोलो, बात समझ आ गई? एरिया ऐसे निकाला जाता है भाई साहब। आई होप हमें बात समझ आ रही होगी। अब जैसे स्लोप था, अगर ये yx ग्राफ था तो स्लोप था dy by dx। अगर ये vt ग्राफ होता तो स्लोप होता dv by dt। अगर ये xt ग्राफ होता तो स्लोप होता dx by dt। अगर ये at ग्राफ होता तो स्लोप होता da by dt। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी, है ना? पक्का पक्का। अच्छा सर, ये dy by dx बेसिकली बताता क्या है? बेटा dy by dx हमें बताता है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, जब भी मैं ये लिखता हूं ना dy by dx, क्या लिखता हूं मैं? dy by dx, तो इससे मेरा क्या मतलब होता है? इससे मेरा मतलब होता है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, है ना? विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर मैं बोल देता dx by dt तो उसका क्या मतलब होता? चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू t। अगर मैं बोल देता dv by dt तो क्या मतलब होता? चेंज इन v विद रिस्पेक्ट टू t। अगर मैं बोल देता da by dt तो क्या मतलब होता? चेंज इन एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू t टाइम। हाँ, ये बात होती है भाई साहब, है ना? आई होप हमको ये बेसिक बातें समझ आ गई होगी। हमें स्लोप समझ आ गया होगा, हमें पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप समझ आ गया होगा, है ना? देखो ध्यान से देखो, तो इस तरह के जो स्लोप होते हैं वो पॉजिटिव स्लोप कहलाते हैं। खड़ी ढलान, जो वैसे चढ़ती ढलान होती है ना, वो पॉजिटिव स्लोप होते हैं, है ना? ये पॉजिटिव स्लोप है। हाँ, और ये जो ढलान होती है, ये वाली ढलान, ये क्या होती है? ये होती है नेगेटिव स्लोप, है ना? ये क्या होती है? ये होती है नेगेटिव स्लोप। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी, एकदम पक्का। सोच ले, 110%, मतलब कोई टेंशन ही नहीं मन के अंदर, है ना? अच्छा, एक आधे बातें तुम्हारे साथ और कर लेता हूं, सुनो। जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन होती है ना, देखो हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ओके, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। अब सोच करके देखो, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रह जाए, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रह जाए तो v और t का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा। याद रखना भाई साहब, ये सब बातें मैं इस्तेमाल करने वाला हूं आज की वीडियो में। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रह जाए तो v और t का जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा भाई साहब। मैं लिख देता हूं यहां पर कि जो vt ग्राफ है वो कैसा हो जाएगा फिर? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। बोलो, बात समझ आ गई? पक्का पक्का। और सुनो, देखो ध्यान से देखो, इसी को और तरह से भी समझा जा सकता है। सुनना जरा ध्यान से देखो, तो मैं बोलता हूं, मान लो एक्सेलरेशन, देखना ध्यान से देखना, इसी को अगर मैं बोल दूं ऐसे, कैसे कैसे कैसे, यहां पर लिखते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। ऐसे लिख सकते हैं ना? पक्का पक्का। ऐसे, अरे यार, हाँ ना, तो बोलो यार, ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? पक्का पक्का। अब सोच करके देखो, अगर एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ बनाना पड़े तो यहां से हम लोग वो भी बना सकते हैं, है कि नहीं? बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो यार? 80 ग्राफ में काम लूंगा आगे, सब चीजें की सारी चीजें में काम लेने वाला हूं आगे, है ना? अच्छा, जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो क्या होती है? वो होती है s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। होती है कि नहीं होती? पक्का पक्का। अब सोच करके देखो, अब मेरे पास ना यहाँ पर 3 केसेस हैं। सुनो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो है ही है, परंतु अगर मैं ऐसा बोल दूं कि मान लो एक्सेलरेशन 0 ही होता, तो अगर एक्सेलरेशन 0 ही होता तो सोचो, अगर एक्सेलरेशन 0 होता तो एसटी ग्राफ जो बनता ना वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाता, क्योंकि सिंगल पावर से वेरिएशन आ रहा होता, है ना? मैं ऐसा बोल देता हूं, इफ एक्सेलरेशन इज 0 देन एक्सटी ग्राफ कैसा बन जाएगा? स्ट्रेट लाइन बन जाएगा भाई साहब, है ना? और एक्सेलरेशन अगर मौजूद है तो फिर तो टाइम के डबल पावर से वेरिएशन आएगा, हाईएस्ट पावर देखी जाती है, तो पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। अगर एक्सेलरेशन मौजूद है और कांस्टेंट है तो पैराबोलिक ग्राफ बनेगा, पक्का पक्का, है ना? सुनो ध्यान से देखो, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट देन जो एक्सटी ग्राफ है ना वो बनने वाला है पैराबोलिक। ओके, क्या बनने वाला है? पैराबोलिक। पर सर कैसा पैराबोला? सर पानी भरता हुआ पैराबोला कि पानी ढुलता हुआ पैराबोला? ध्यान सुनना, देखो मैं 2 चीजों का इस्तेमाल कर रहा हूं। देखो, एक तो पानी भरता हुआ पैराबोला, या तो पानी ढुलता हुआ पैराबोला। देखो, इसमें पानी भर सकते हो ना, और जब पानी ढुलना हो तो कैसा कर दो? उल्टा कर दो भाई साहब, है कि नहीं? तो ये पानी भरता हुआ पैराबोला, ये पानी ढुलता हुआ पैराबोला। अब ध्यान से सुने, अगर एक्सेलरेशन, इफ एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव,
तो पानी भरता हुआ पैराबोला। अच्छा, पानी भरता हुआ पैराबोला, ओके। और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हुआ तब, उस समय पानी ढुलता हुआ पैराबोला, है ना, पानी ढुलता हुआ पैराबोला, है ना। आई होप हमको ये सब बातें समझ आ गई होंगी, पक्का पक्का सोच ले, है ना। ये थोड़ी सी इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में मैंने आपके साथ चर्चा करी कि देखो ऐसा ऐसा होता तो कैसा होता, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रह जाए तो वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन कैसा आने वाला है, स्ट्रेट लाइन आने वाला है। उसको इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ध्यान से देखो। उसके बाद मैं बोला कि अगर एक्सेलरेशन 0 होता तो एक्सटी ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन आ जाता, परंतु एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और पॉजिटिव हो तो पानी भरता हुआ पैराबोला, कांस्टेंट हो और नेगेटिव हो तो पानी ढुलता हुआ पैराबोला। बस इतनी सी बात हमने को पता होनी चाहिए। आई होप हमें बात समझ आ गई है, बेसिक बेसिक बातें सब समझ आ गई होंगी। आ गई कि नहीं आ गई, सोच लो एकदम पक्का पक्का, कोई दिक्कत नहीं मन के अंदर, है ना। चलो आ जाओ, इसका अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। आओ बेटा चलो सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना, एकदम मस्ती में सुनना, एकदम ढंग से, ठीक है। सुन देख, तो बेटा काइनेमेटिक्स में जानते हो 3 प्रकार के ग्राफ होते हैं। मेजरली जो हम ग्राफ देखेंगे काइनेमेटिक्स में वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है एक्सटी कर्व, ओके, एक होता है एक्सटी कर्व। और मैंने क्या बताया कि हमें किसी भी ग्राफ की 2 चीजों से मतलब है, एक तो उसके स्लोप से मतलब है और किससे मतलब है, उसके एरिया से मतलब है ना। अब मेरी बात सुन देख ध्यान से देख, तो अगर मैं बात करूं कि एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप आएगा, अब तो तुम लिख सकते हो ना स्लोप क्या होगा, स्लोप हो जाएगा dx बाय dt। क्या हो जाएगा, dx बाय dt। और ये बात तो मैं जानता हूं dx बाय dt क्या होता है, dx बाय जो dt होता है वो होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, ओके। क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसका मतलब कि अगर मैं एक्सटी ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकाल दूंगा तो वो मुझे क्या देने वाला है, इंस्टेंटेनियस स्पीड देने वाला है। बोलो बात समझ आ गई, पक्का पक्का, है ना। अब ध्यान से देखो, जो दूसरी चीज होती है एरिया, है ना, दूसरी चीज होती है एरिया। और एरिया क्या लिखा जाएगा एक्सटी ग्राफ में, याद करो, ये लिखा जाएगा इंटीग्रेशन एक्स डी। क्या लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स डी। तो कोई ना कोई सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो आएगा ही, परंतु देगा क्या भाई साहब, कुछ भी नहीं, है ना। क्या देगा, कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं, परंतु कुछ ऐसा नहीं जिसकी कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस हो, जिससे मैं कुछ एनालिसिस कर सकूं, ऐसा कुछ भी देने वाला नहीं है। मैंने कहा ठीक है, ओके, कोई खास बात नहीं है ना। अब देखो दूसरा जो ग्राफ होता है वो होता है वीटी कर्व, ओके। दूसरा जो ग्राफ होता है ना वो होता है वीटी कर्व। भाई साहब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कर्व है, ठीक है। सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर कोई ग्राफ दे सकता है ना तो ये वीटी ग्राफ होता है भाई साहब। ये सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है भाई साहब, बहुत कुछ छुपा हुआ होता है इसके अंदर। अगर हम इसका एनालिसिस करना सीख गए ना ढंग से, तुम समझो ग्राफ थ्योरी खत्म भाई साहब, पूरा ग्राफ खत्म एकदम, फिर कुछ बचता ही नहीं है, ठीक है। मेरी बात सुन देख ध्यान से देख, तो इसका अगर मैं स्लोप निकालना चाहूं, क्या निकालना चाहूं, स्लोप निकालना चाहूं, तो स्लोप तो क्या आ जाएगा, dv बाई dt, है ना। और dv बाई dt तो मैं जानता ही हूं, अरे क्या होता है, dv बाई dt होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, मतलब कि किसी पर्टिकुलर समय पर क्या एक्सेलरेशन है वो मुझे ये स्लोप दे देगा। किसका स्लोप, वीटी कर्व का, है ना। बात समझ आ गई। अब सुनो, दूसरी जो चीज यहां से निकाली जा सकती है वो होती है इसका एरिया, ठीक है। अब बेटा इसका जो एरिया होगा, एरिया क्या लिखोगे बताओ, वीडीटी कर्व में, वीटी कर्व में क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन वीडीटी। सर ये क्या देता है बेटा, ये हमें 2 चीजें देता है। सर 2 चीजें, वो कैसे, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, परंतु सुनो इसका जो एरिया होता है ना, एरिया मुझे 2 चीजें देता है। क्या क्या, ये मुझे डिस्प्लेसमेंट भी देता है, ये मुझे डिस्टेंस भी देता है। सर ऐसे कैसे सर, सर एक ही कर्व का एरिया सर डिस्टेंस भी दे देता है और डिस्प्लेसमेंट भी दे देता है, सर ऐसे कैसे। बेटा जब देखोगे ना वीटी कर्व तो आप ऐसा पाओगे कि कुछ एरिया पॉजिटिव है, कुछ एरिया नेगेटिव है। अगर ऐसा हुआ तो भाई साहब इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव एरिया का और नेगेटिव एरिया का जो सब्ट्रैक्शन होगा वो तो मुझे देगा डिस्प्लेसमेंट, और पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया का जो सम होगा, जो उनका एडिशन होगा वो मुझे देगा डिस्टेंस, ठीक है। परंतु इस बारे में हम लोग बाद में गहराई में चर्चा करेंगे अच्छे से, अभी कोई खास परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी, है ना। और सुन देख ध्यान से देख, और क्या बना सर, और क्या बना, है ना। और सुनो ध्यान से देखो, और कर्व क्या बना, और कर्व बना हमारे पास एटी कर्व बचता है, हमारे पास है ना एटी कर्व बचता है। अच्छा भाई साहब लो एटी कर्व की बात कर लो, इसकी भी 2 चीजें, इसकी भी 2 चीजें, एक तो स्लोप हो गया इसका, है ना, एक तो हो गया इसका स्लोप। अच्छा स्लोप क्या होता है,
स्लोप होता है डीए बाई डी। बेटा ये जो डीए बाई डी है ना, इसको जर्क के नाम से जाना जाता है फिजिक्स में, ठीक है, जर्क के नाम से जाना जाता है। परंतु जेई या नीट में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता। कुछ स्टैंडर्ड किताबों में आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल पढ़ लेंगे, इसीलिए मैंने आज उसको यहां पर लिख करके बता दिया है कि डीए बाई डी कभी कभी आप उसे जर्क भी कह देते हैं, परंतु परेशान होने की जरूरत नहीं। जेई इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नॉर्मली ऐसे आमतौर पर नहीं करती है, ठीक है। और सुनो, और क्या बचा, और बचा इसका एरिया, और बचा इसका एरिया। और एरिया क्या होता है इसका, एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ए डी टी, इंटीग्रेशन ए डी टी। आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा ना मैं कैसे लिख दे रहा हूं एरिया ऑफ स्लोप, इसीलिए कहानी बताई थी वो सारी की सारी, है ना। देख ध्यान से देख बेटा, ये जो होता है ना, ये देता है मुझे चेंज इन वेलोसिटी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, है ना। ये मुझे क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी, बेसिक बातें समझ आ गई होगी कि क्या क्या चीजें हमें क्या क्या देती है। बाकी कोई खास परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है ना। अब मेरी बात सुन बेटा, देख ध्यान से देख। तो चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताता हूं कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हमारे से क्या क्या एक्सपेक्टेड है कि हम लोग क्या क्या कर पाए, ठीक है। सुन मेरी बात, जानते हो हमारे से 3 चीजें एक्सपेक्टेड है ग्राफ में, ठीक है। क्या क्या, जब हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं तो हमें 3 चीजें आनी चाहिए, 3 चीजें आनी चाहिए। उसमें जो सबसे पहली जो चीज है ना, वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ के ग्राफ को देख करके हम लोग पहले समझ तो पाए कि ये ग्राफ कहना क्या चाह रहा है, इसका मतलब क्या है। अगर वही नहीं समझ आया तो आगे तो कुछ भी हम लोग कर पाने में मतलब असमर्थ रहेंगे, कुछ कर ही नहीं पाएंगे हम लोग। हाँ ना बोलो भाई साहब, बात समझ आ रही है ना भाई, ग्राफ कह क्या रहा है, इसका मतलब क्या है। अगर हमें यही नहीं समझ आ रहा फिर तो हम आगे कुछ भी कर नहीं पाएंगे, है कि नहीं। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, है ना। दूसरी चीज जो हमारे से एक्सपेक्टेड है वो है मेकिंग और ड्रॉइंग ऑफ अ ग्राफ, ठीक है। मेकिंग और ड्रॉइंग ऑफ अ ग्राफ, ठीक है। काइनेमेटिक्स में ये 2 चीजें, सबसे पहले तो कि हम लोग पहले ग्राफ को इंटरप्रेट कर पाए, दूसरा कि हमारे को कोई डेटा दिया जाए, कोई फंक्शन दिया जाए तो उसको हम प्लॉट कर पाए और ग्राफ उसका बना पाए। 2 चीजें हो गई। जो तीसरी जो चीज होती है ना, तीसरी चीज वो होती है कन्वर्जन बिटवीन द ग्राफ्स, ओके, कन्वर्जन बिटवीन द ग्राफ्स, है ना। ये 3 चीजें मुझसे एक्सपेक्टेड है, ठीक है। ये बात भाई साहब, जब मैं ग्राफ थ्योरी पढ़ रहा हूं, जब मैं काइनेमेटिक्स के लिए ग्राफ्स पढ़ रहा हूं, तो मुझसे ये 3 चीजें एक्सपेक्टेड है कि सबसे पहले तो मैं ग्राफ को देख करके समझ पाऊं, दूसरा अगर कोई मुझे डेटा दिया जा रहा हो, कोई फंक्शन दिया जा रहा हो तो उसको देख करके मैं ये ग्राफ बना पाऊं, और अगर मुझे एक तरह का ग्राफ दिया जा रहा हो तो उससे मैं दूसरा ग्राफ बना पाऊं। मतलब मुझे एक्सटी ग्राफ दिया हो तो मैं वीटी ग्राफ या एटी ग्राफ बना पाऊं, मुझे वीटी ग्राफ दिया हो तो मैं एक्सटी कर्व या एटी ग्राफ बना पाऊं, है ना। अगर मुझे एटी ग्राफ दिया हो तो मैं एक्सटी कर्व और वीटी कर्व बना पाऊं। ये सब मुझसे एक्सपेक्टेड है। तो अगर ये सब काम मैं कर पाया तो मैं समझूंगा कि भाई साहब मैं परफेक्ट हो गया भाई साहब ग्राफ में। अब कोई भी सवाल आ जाए भाई साहब, मेंस का, एडवांस का, नीट का, केवीपी, भाई ओलंपियाड, भाई साहब सब मार दूंगा मैं। बोल बात समझ आई, पक्का एकदम सोच ले, है ना। तो आज हम लोग इसी के साथ शुरू करते हैं सबसे पहले, है ना। सबसे पहला काम भाई साहब ये वाला इंटरप्रिटेशन ऑफ द ग्राफ, इससे शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्राफ को पढ़ना सीखते हैं यार कि यार कह क्या रहा है ये, साला बना तो दिया, ये सांप बना दिया एनाकोंडा, साला मतलब क्या है इसका, पहले वो पढ़ना सीखते हैं। बोलो बात समझ आ गई, पक्का एकदम सोच ले, है ना। चलो आ जाओ, इसका अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ा देता हूं। आओ बेटा चलो देखो, अब तुम्हारे सामने ना ये 2 ग्राफ है यहां पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम ग्राफ्स को पढ़ना सीखते हैं कि यार ग्राफ कह क्या रहा है भाई साहब, क्या कहना चाहता है, क्या कहानी मुझे बताना चाहता है, पहले वो कहानी हम जानना सीखते हैं, है ना। कि भाई साहब ग्राफ एक जबान बोलता है भाई साहब बहुत मीठी सी, अगर वो समझ आ जाए तो भाई साहब बहुत मजा आ जाता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाती है। तो वो इंफॉर्मेशन को निकालना सीखते हैं कि देख कैसे इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। बेटा जैसे ही जब तुम कोई ग्राफ देखो तो सबसे पहले अपने आप से सवाल पूछो कि क्या पार्टिकल ओरिजिन से शुरू हो रहा है। मैंने देखा ग्राफ को, मैंने कहा ना 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 ना, इस साला ओरिजिन से तो शुरू नहीं हो रहा है। अगर ओरिजिन से शुरू हुआ होता तो भाई साहब यहां से शुरू हुआ होता, परंतु ये तो थोड़ा सा ऊपर से शुरू हुआ है, इसका मतलब कि ओरिजिन से तो शुरू नहीं हुआ। अब जैसे जैसे ये कहता जाता है उसका मतलब तुम्हें मैं समझाता चला जाता हूं, ठीक है। सुनो मेरी बात, देखो ध्यान से देखो। तो मैंने बोला कि चलो इंटरप्रिटेशन करते हैं। अच्छा तो ओरिजिन से तो शुरू नहीं हुआ, मैंने बोला अगर मान लो ये कोई ओरिजिन रहा होता मेरा, तो ओरिजिन से तो पार्टिकल शुरू नहीं हुआ, कहीं x0 से पार्टिकल शुरू हुआ। मैंने कहा ठीक है, अब देखो कि इस जगह पे स्लोप कैसा है ये बताओ। इस जगह पे स्लोप तो है पॉजिटिव, इस जगह पे स्लोप तो कैसा है पॉजिटिव। अरे चढ़ती ढलान है ना, कैसी ढलान है, चढ़ती ढलान है, तो स्लोप कैसा है पॉजिटिव है। अच्छा साला स्लोप तो पॉजिटिव है। अच्छा एक्सटी कर्व का जो स्लोप होता है वो क्या देता है हमें, वो तो वेलोसिटी देता है। हाँ साला वेलोसिटी देता है। हाँ मैंने कहा बहुत बढ़िया।
तो अगर वेलोसिटी देता है तो इसका मतलब कि वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई। तो मतलब कि पार्टिकल जब एक्स नॉट पर रहा होगा t इज इक्वल टू 0 पर, तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव थी, वेलोसिटी पॉजिटिव थी। इसका मतलब कि भाई साहब वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही आगे बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। परंतु एक और सोचने वाली बात है, ध्यान से देखना, तो ये स्लोप बेटा धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। देखो है ना, जो ढलान है वो धीरे धीरे कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही, और यहां पहुंचते पहुंचते तो ढलान भाई साहब 0 ही हो गई। यहां पहुंचते पहुंचते तो ढलान 0 ही हो गई। कब 0 हो गई? T1 पर 0 हो गई। अच्छा, इसका मतलब यह था कि जब ये पार्टिकल आगे बढ़ता चला जा रहा था तो उस समय क्या हो रहा था भाई साहब, इसकी जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे घटती जा रही थी, वो धीरे धीरे घटती जा रहा, चला घटती जा रही थी। मैंने कहा ये बात है भाई साहब, वेलोसिटी घटती चली जा रही थी। देखो 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 देखो, स्लोप धीरे 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 कम हो रहा है ना, और किस जगह पर 0 हो गई? वेलोसिटी भाई साहब 0 हो गई, है ना, वेलोसिटी 0 हो गई भाई साहब। किस जगह पर? वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू t1, एट t इज इक्वल टू t1। भाई साहब वेलोसिटी कैसी हो गई? 0 हो गई। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर पार्टिकल आगे बढ़ रहा है और वेलोसिटी अगर घट रही है, इसका मतलब कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तू बोल तू बोल तू बोल। वेलोसिटी धीरे धीरे घट रही है तो एक्सेलरेशन तो नेगेटिव है भाई साहब। तू ध्यान से देखिए, पानी डुलता हुआ पैराबोला है। हाँ चलो, पानी डुलता हुआ पैराबोला है, इसका मतलब कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और नेगेटिव है भाई साहब, इसीलिए पानी डुलता हुआ पैराबोला है ना। इसलिए कैसा पानी भाई साहब? डुलता हुआ पैराबोला। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी यार, पक्का पक्का, है ना। तो इस समय मतलब कि जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है? नेगेटिव है भाई साहब। एक्सेलरेशन कैसा है? नेगेटिव। इसीलिए ग्राफ का नेचर आप ऐसा देख रहे हैं। मैंने कहा ठीक, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखिए, तो T1 के बाद ये जो स्लोप है ये नेगेटिव हो गया है ना। देखो स्लोप कहीं पर भी देखो आप नेगेटिव है, कहीं पर भी स्लोप कैसा है? नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव है। अच्छा, XT कर्व का स्लोप नेगेटिव है। XT कर्व तो मेरे को वेलोसिटी देता है, वो सारा नेगेटिव हो। हाँ मतलब वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, मतलब कि T1 के बाद जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव हो गई। और भाई साहब धीरे 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 घटा घटा वेलोसिटी घट रही 0 हुई, 0 के बाद नेगेटिव हो गई। मतलब कि पार्टिकल ने पलटी मार ली भाई साहब। पार्टिकल यहां तक पहुंचा कहीं तो, और उसके बाद भाई साहब पार्टिकल यहां से ऐसे पलटी मार गया भाई साहब, ऐसे घूम गया। हाँ ये बात, जहां पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है, वहां पर उसकी पलटी मारने का चांस बनता है, वहां पर वो पलटी मारता ही मारता है भाई साहब। ये बात हमें समझ आनी चाहिए। बोलो बात समझ आ गई? ध्यान से देख, तो वेलोसिटी पॉजिटिव होती होती 0 हुई और फिर अचानक से नेगेटिव हो गई। नेगेटिव हो गई मतलब कि पार्टिकल यहां पर पलटी मार गया। अच्छा साला, ये ले पलटी मार गया। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया, बात समझ आती है अपने को। आती कि नहीं आती? बोलो पक्की बात। क्या मैंने ग्राफ को पढ़ना सिखा दिया और फिर किसी T2 टाइम पर सुनो? ऐसा नहीं, पूरा नहीं हुआ अभी। देखो भाई साहब पार्टिकल गया यहां से, पहुंचा यहां पे। हाँ मैंने कहा ठीक है, ये बात तो समझ आई। तो देख ध्यान से देख, तो बेटा T2 समय पर देख डिस्प्लेसमेंट कैसा हो गया? 0। पहले डिस्प्लेसमेंट था ओरिजिन से x0, अब डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। मतलब कि T2 समय पर जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो कितना हो गया? 0 हो गया। ये इतना सब कहता है देखिए ग्राफ। अब इतनी सारी बातें जब दिमाग में रहेंगी तो सोचो प्रॉब्लम को सॉल्व करना कितना आसान हो जाएगा, है कि नहीं? आई होप हमको बात समझ आई है यार। आई है कि नहीं आई? पक्का पक्का सोच ले। आ जाओ सुनो, देखो और करते हैं अपन। तो अभी तो बहुत सारे सवाल कराऊंगा, इंटरप्रिटेशन के सवाल करा दूंगा, उसके बाद ग्राफ को पढ़ना तो आ जाए कम से कम, है कि नहीं यार? बोल बात समझ आएगी नहीं है? अब सुन दे ध्यान से दे। तो मैंने दूसरा ग्राफ देखा। सबसे पहला सवाल, क्या ग्राफ ओरिजिन से शुरू हुआ है? क्या पार्टिकल जो है, पार्टिकल क्या ओरिजिन से शुरू हुआ? क्या पार्टिकल ने x=0 से चलना शुरू करा? देखो ग्राफ को देखो, मैं देख रहा हूं, तुम्हारे साथ साथ मैं भी देख रहा हूं, क्या पता मेरे को समझ आ रहा है ना। तो मैंने देखा मैं यार ये तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये तो VT कर्व है, तो ये तो पोजीशन के बारे में कोई जानकारी नहीं देता। हाँ तो जब पोजीशन के बारे में जानकारी देता ही नहीं तो मेरे को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा हाँ ठीक है, मतलब बात तो सही है। तो इसका मतलब कि VT ग्राफ हमें कभी भी पोजीशन के बारे में तो जानकारी नहीं देगा कि इनिशियली पोजीशन पार्टिकल की क्या है। तो अगर हमें पोजीशन ना पता हो तो आप ऐसा मान लो कि ओरिजिन से शुरू है, पर ऐसा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। पर एनालिसिस करने के लिए ऐसा मान लिया जाता है कि चलो मान लो पार्टिकल, मान लीजिए कि ओरिजिन से ही शुरू हुआ है, पार्टिकल ओरिजिन से ही शुरू हुआ है। अब सुनो, t=0 पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है तू बता? t=0 पर पार्टिकल की -v0 है। अच्छा -v0 है, तो मतलब कि पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा होगा v0 रफ्तार से। आई होप हमें बात समझ आ रही है। पक्का
मैंने कहा ठीक, बहुत बढ़िया। अब इसके स्लोप के ऊपर नजर डालो, ध्यान से देखो, तो इसका स्लोप देखो कैसा है, पॉजिटिव है भाई साहब, पॉजिटिव गोइंग ढलान भाई साहब, पॉजिटिव गोइंग ढलान। तो इसका मतलब कि एक्सेलरेशन कैसा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है भाई साहब। हाँ, वेलोसिटी इस तरफ है परंतु एक्सेलरेशन इस तरफ है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। हाँ, और स्लोप देखो, स्लोप बिल्कुल कांस्टेंट है ना, कहीं पर स्लोप चेंज कर रहा है, चेंज नहीं कर रहा ना, ढलान तो बिल्कुल वैसी की वैसी है। इसका मतलब कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी है और कांस्टेंट भी है। हाँ, चला पॉजिटिव भी और कांस्टेंट भी है। सोच करके देखो, सोच करके देखो, मान लो तुम इस तरफ भाग रहे हो, 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 मैं पीछे से तुम्हें रस्सी से पकड़ के इधर खींचता रहूं, इधर खींचता रहूं, इधर खींचता रहूं, इधर खींचता रहूं, तो भाई साहब फोर्स अगर इधर लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी तो इधर है। हाँ ना, बोल भाई साहब, सोच करके देख, तू इधर भाग रहा है, 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 मैं पीछे तुझे पकड़ के खींच रहा हूं, खींच रहा हूं, खींच रहा हूं, तेरी रफ्तार बढ़ेगी कि घटेगी? तेरी रफ्तार धीरे 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 घटती चली जाएगी। हाँ साला, ये बात है, रफ्तार धीरे धीरे घटती चली जाएगी क्योंकि एक्सेलरेशन इधर है, वेलोसिटी इधर है, तो धीरे धीरे रफ्तार घटती चली जाएगी भाई साहब। और रफ्तार घटती 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 देख, घट रही घट रही घट रही घट रही घट रही, कहीं तो जीरो हो जाएगी। हाँ लो, कहीं जीरो हो गई, वेलोसिटी जो है वो कहीं क्या हो गई, जीरो हो गई। और वो कहीं के समय टाइम क्या है, वो टाइम है t1, एट t इज इक्वल टू t1। हाँ, बहुत बढ़िया, हो गई। मैंने कहा ठीक है ना, क्योंकि रस्सी से पकड़ के खींच रहा हूं, पीछे खींच रहा हूं, और फिर खींचते खींचते फिर ऐसा समय आएगा कि तू रस्सी की दिशा में आगे बढ़ने लग जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं, तू भाग रहा था, भाग रहा था, भाग रहा था, भाग रहा था, मैं पीछे से खींच रहा था, खींच रहा था, खींच रहा था, खींच रहा था, और फिर एक समय ऐसा आएगा कि मैं तुझे खींच ही लूंगा, है कि नहीं? फिर तू एक्सेलरेशन की ही डायरेक्शन में दोबारा चलना शुरू कर देगा, है ना? उस समय आपकी वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो जाएगी। देखो पॉजिटिव हो रही है, इसका मतलब कि पार्टिकल भी यहां से पलटी मार करके और क्या से भाई साहब पॉजिटिव डायरेक्शन में ही चलना शुरू कर देगा। फाइनली बेटा जो पार्टिकल होता है ना, वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को अटेन कर ही लेता है, देर सवेर कर ही लेता है। सोच करके देख, एक्सेलरेशन पॉजिटिव था ना, तो चाहे शुरू में नेगेटिव में जाना भी शुरू करा, पर एक समय t1 ऐसा आया, उस समय वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई, है ना? देख, इस समय वेलोसिटी नेगेटिव है ना, पर t1 के बाद वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई, तो मतलब कि पार्टिकल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी, पक्का पक्का। और स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना? एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी है, पॉजिटिव भी है, तो अगर हम इसका एक्सटी कर्व बनाना चाहेंगे तो पानी भरता हुआ पैराबोला बनेगा वो, है ना? वो बाद में खैर देखेंगे, कन्वर्जन वर्जन में बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा तुम्हें, परेशान मत हो तुम लोग। बाकी आई होप हमें रीडिंग करनी आ गई होगी, पक्का 100% एकदम, मतलब टिच एकदम ढंग से समझ आया है, 100% है ना? चलो एक बार इसको अच्छे से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद तुम्हें एक आध चीजें और बताता हूं, ठीक है? करो एक बार जरा इसको, आ जाओ, देखो, चलो सुनो। अब ये फिर से दो सवाल तुम्हारे सामने, एक एक्सटी कर्व और एक वीटी कर्व। तो मैं तो ये कहता हूं कि वीडियो को एक बार जरा स्टॉप कर दो और खुद से जरा सोचो कि दोनों ग्राफ क्या कहना चाह रहे हैं, उसके बाद फिर मैं कराता हूं, ठीक है? मैं ऐसी आशा करता हूं कि अब आप लोग इसको देख करके कुछ तो समझ पाओगे, दिमाग में दो चार बातें, क्या क्या कि क्या पार्टिकल ओरिजिन से शुरू हुआ, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बढ़ रहा है, घट रहा है, पार्टिकल का क्या हो रहा होगा, क्या नहीं हो रहा होगा, है ना? वीडियो को एक बार स्टॉप करो और खुद से सोचो भाई साहब, है ना? करना जरूर, मम्मी का समय भाई साहब तुम्हारे ऊपर, करो करो करो, जल्दी करो। हाँ, करो, मुझे मत देखो भाई साहब, करो। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। करा तुमने? पक्का? मैं ऐसी आशा कर सकता हूं तुमने करा है। अब मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से देखो। सबसे पहला सवाल मन में, क्या पार्टिकल ओरिजिन से शुरू हुआ? मैंने देखा, मैंने कहा नहीं हुआ भाई। आओ सुनो, देखो इंटरप्रिटेशन करते हैं पार्टिकल का, कि पार्टिकल के साथ वाकई में क्या क्या घटा है। सुनो, क्या पार्टिकल ओरिजिन से शुरू हुआ है? मैंने कहा नहीं हुआ भाई साहब, पार्टिकल कहीं तो x0 से शुरू हुआ है ना? अच्छा, फिर से देखो, क्या स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? भाई साहब स्लोप तो नेगेटिव है, दिख रहा है नेगेटिव। हाँ चलो, स्लोप नेगेटिव है, तो स्लोप अगर नेगेटिव है इसका मतलब कि वेलोसिटी कैसी है? नेगेटिव है भाई साहब। अरे आना बोलना पड़ेगा, वेलोसिटी कैसी है? नेगेटिव है, क्योंकि dx by dt भाई साहब एक्सटी कर्व का जो स्लोप होता है वो क्या देता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड ही तो देता है, और ध्यान से देखिए तो वो तो नेगेटिव है। तो नेगेटिव है, इसका मतलब कि पार्टिकल x0 से t इज इक्वल टू 0 पर, x0 से पार्टिकल कहां जा रहा है? नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। बहुत बढ़िया। सोचो, t1 आते 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 भाई साहब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, है ना? डिस्प्लेसमेंट कैसा हो गया? 0। तो ये जो कहानी है, अब तक पार्टिकल यहां पहुंच चुका, ये है समय t इज इक्वल टू t1 पर, है ना? बात समझ आई?
अब सुनो देखो, जैसे जैसे T1 से पार्टिकल और आगे बढ़ा भाई साहब, समय बीतता गया, पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में और आगे बढ़ता चला गया, और एक समय ऐसा आया जब आप ध्यान से देखिए तो इस स्लोप का, देखो ध्यान से देखो, इस ग्राफ का स्लोप कैसा हो गया, 0 हो गया। और स्लोप 0 होने का मतलब है कि वेलोसिटी 0 हो गई भाई साहब, है ना। पार्टिकल नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा था, परंतु अब उसकी वेलोसिटी लगातार घट रही थी। देखो स्लोप घट रहा है और घटते घटते 0 हो गया। स्लोप कब 0 हुआ? स्लोप 0 हुआ t इज इक्वल टू T2 पर। मतलब स्लोप 0 हो गया, मतलब क्या 0 हो गई? वेलोसिटी 0 हो गई, वेलोसिटी 0 हो गई, t इज इक्वल टू T2 पर। हाँ, उसके बाद एक स्लोप धीरे धीरे पॉजिटिव होता चला गया, बढ़ता चला गया। इसका मतलब कि पार्टिकल यहां से भाई साहब पलटी मार जाएगा, और भाई साहब पलटी मार करके वापस निकल जाएगा। ध्यान से देखो तो T3 पर वापस से देखो डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो ये जो कहानी रही होगी ये रही होगी t इज इक्वल टू T3 की। आई होप हमें बात समझ आ गई है। सोच लो, T1 की कहानी, T2 की कहानी और T3 की कहानी। आई होप हमें बात समझ आई है 110%। t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहां था, स्लोप नेगेटिव था, तो पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में आया। T1 पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, परंतु पार्टिकल नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में और बढ़ता रहा क्योंकि वेलोसिटी थी, परंतु वो लगातार घट रही घटते T2 पर 0 हो गई, लो T2 पर 0 हो गई। उसके बाद पॉजिटिव हो गई ना, तो पार्टिकल पलटी मार गया और T3 पर वापस से ओरिजिन को क्रॉस करा और आगे निकल गया। आई होप हमें इंटरप्रिटेशन आ गया होगा ढंग से, एकदम पक्का। सोच ले। अब दूसरे की बात सुनो, देखो वीटी कर्व है। अच्छा, क्या पार्टिकल ओरिजिन से शुरू हुआ है? नहीं पता भाई साहब, ये वीटी कर्व है, इस बारे में कोई जानकारी देने वाला नहीं है। तो जब नहीं दे रहा जानकारी तो हम मान लेते हैं कि मान लो ओरिजिन से शुरू हो रहा है ना, ऐसा मान लेते हैं। लो आ जाओ, लो भैया, इसमें कौन बुराई है ना, ऐसे मान लेते हैं हम लोग भाई साहब। देखो कि पार्टिकल जो है ना t इज इक्वल टू 0 पर, मैंने बोला मान लो ओरिजिन से ही शुरू कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखें तो पार्टिकल जो ओरिजिन पर जब था तो क्या रफ्तार 0 थी? ना, रफ्तार 0 नहीं थी भाई साहब, रफ्तार v0 थी इस समय, है ना। रफ्तार कितनी थी इस समय? v0 थी। और फिर जैसे जैसे समय बीतता चला गया पार्टिकल की रफ्तार बढ़ती चली गई। सोचो स्ट्रेट लाइन में बढ़ रही है, इसका मतलब कि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ना, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है सही भाई साहब, क्योंकि रफ्तार तो बढ़ रही है ना। अगर रफ्तार कांस्टेंट होती तो हम कहते कि एक्सेलरेशन 0 है, परंतु रफ्तार तो बढ़ रही है लगातार। देखो जैसे जैसे समय बीत रहा रफ्तार तो बढ़ रही है, इसका मतलब कि एक्सेलरेशन है भाई साहब, है कांस्टेंट है, पर है। हाँ ठीक है, साला बात समझ आ रही है। तो जैसे जैसे पार्टिकल भाई साहब, अब देखो ओरिजिन पर पार्टिकल मौजूद है ना, रफ्तार है और पॉजिटिव में रफ्तार है, क्योंकि पॉजिटिव स्लोप है ना भाई साहब, है ना। मैंने कहा ठीक है, रफ्तार पॉजिटिव है, बेसिकली स्लोप से मेरे क्या लेना देना है, रफ्तार पॉजिटिव है, तो पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में ऐसे आगे बढ़ना शुरू कर देगा। और बढ़ते समय आ चुका है मान लो अब T1, समय आ चुका है अब t इज इक्वल टू T1, है ना। और रफ्तार बढ़ बढ़ के भाई साहब काफी ज्यादा अब हो चुकी है, परंतु T1 पर कुछ तो ऐसा हुआ कि भाई साहब अब पार्टिकल की रफ्तार बढ़ना बंद हो गई और अब रफ्तार यहां से घटने लगी। देखो समय आगे बीतता चला जा रहा है और रफ्तार घट रही है। सुनो असली में बताता हूं क्या हुआ। तुमने भाई साहब गाड़ी चलाई, तुमने रेस दी भाई साहब, पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर, रफ्तार बढ़ती जा रही भाई साहब। फिर तुमने पता क्या देखा? तुमने देखा भाई साहब सामने से भाई साहब एक सुंदर कन्या खड़ी है और तुमने ब्रेक नहीं मारा तो उड़ जाएगी, तो तुमने क्या करा? तुमने ब्रेक मारे भाई साहब। तो ब्रेक मारते भाई साहब तुम्हारी गाड़ी की रफ्तार अब धीरे धीरे बढ़ने लगी। पर माइंड यू, सोचना ध्यान से, क्या ब्रेक मारती गाड़ी पीछे चली जाती है क्या? ये चलती तो आ गई है पर धीरे धीरे चलती है। हाँ, चलती तो आ गई है पर धीरे धीरे चलती है भाई साहब। ब्रेक मारती मेरी गाड़ी पीछे जाने वाली नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब कि T1 पर पलटी नहीं मारेगा पार्टिकल, T1 पर भी पार्टिकल और आगे चलता रहेगा, परंतु अब इसकी रफ्तार जो है वो धीरे धीरे घटनी शुरू हो जाएगी। T1 तक इसकी जो रफ्तार है वो धीरे धीरे बढ़ रही थी, पर T1 के बाद इसकी रफ्तार धीरे धीरे घटनी शुरू हो जाएगी और घटते एक समय आएगा T2 भाई साहब। हाँ देखो, ध्यान से देखो, सुनो सन्नाटा, देखो एक समय ऐसा आएगा T2, उस समय इसकी रफ्तार 0 हो जाएगी, है ना। देख ध्यान से देख, T2 पलटी भाई साहब T1 पर नहीं मारी, अब देख T2 पर रफ्तार 0 हुई है और 0 होने के बाद अब नेगेटिव रफ्तार हुई है भाई साहब। अब यहां से आपका जो पार्टिकल है ना, यहां से आपका पार्टिकल पलटी मार जाएगा। ये कहता है ये ग्राफ, है ना। बच्चे के मन में वहम होता है कि सर पार्टिकल T1 से देखो सर पलटी मार, पलटी नहीं मारा, वो रफ्तार बढ़ रही थी, अब रफ्तार घट रही है। रफ्तार घटती है तो भी गाड़ी तो चलती तो आ गई है ना। ब्रेक मारते हो तो गाड़ी आगे ही तो चलती भाई साहब, पीछे थोड़ी चलना शुरू कर देती ब्रेक मारते।
हमारे गांव में तो ऐसा नहीं होता कि भाई साहब ब्रेक मारा गाड़ी पीछे, ऐसा नहीं होता। ब्रेक मारोगे तो गाड़ी चलेगी तो आगे, परंतु रफ्तार धीरे 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 कम होती चली जाएगी और फिर धीरे धीरे जा करके एक पर्टिकुलर जगह पर वो गाड़ी रुक जाएगी, है ना। उस समय मान लो तुम बैक गेट डाल दो, फिर पीछे चली जाएगी, है ना। रफ्तार नेगेटिव हो जाएगी तो फिर गाड़ी पीछे आ जाएगी। ये बात भाई साहब, आई होप हमें इंटरप्रिटेशन ढंग से समझ आ गया होगा, है ना। देखो 2 XT कर्व करा दिए, 2 VT कर्व करा दिए। ग्राफ क्या कहता है ये तुम्हें बोलना मैंने सिखा दिया, ढंग से एकदम समझना सिखा दिया, ग्राफ की जुबान एकदम, है ना। तो पहला काम हमारा यहां पर समाप्त होता है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ क्या होता है यार, है ना। कैसे समझें सर कि ग्राफ क्या कह रहा है, ग्राफ के एरिया से क्या समझें, उसके स्लोप से क्या समझें, कहां से शुरू हुआ है, ओरिजिन से शुरू हुआ है कि नहीं हुआ, कहां से। वैसे VT कर्व में हमेशा मान लें ऐसा, अगर नहीं पता, ग्राफ में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं दिया हुआ कि कहां से शुरू कर रहा है, तो अब मान लो ओरिजिन से शुरू कर रहा है। बाकी VT कर्व मुझे पोजीशन के बारे में, इनिशियल पोजीशन के बारे में कोई जानकारी देता नहीं है ना। वो कौन देता है, वो XT ग्राफ देता है। आई होप हमें XT ग्राफ और VT ग्राफ दोनों ढंग से समझ आ गए होंगे, इंटरप्रिटेशन ढंग से समझ आ गया होगा, पक्का पक्का एकदम सॉलिड। तो दूसरा काम क्या था हमारा, दूसरा काम था कि हमें ग्राफ बनाना आना भी चाहिए। हमें कोई रियल लाइफ ऐसे कोई सिचुएशन दे दे, कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन दे दे, है ना, फिर अपने को बोले कि XT ग्राफ बनाओ, VT ग्राफ बनाओ, AT ग्राफ बनाओ, तो ये अपने को बनाने आने चाहिए, है ना। ये दूसरा काम है। अब दूसरे काम की तरफ तेरे को मैं लेकर के चलता हूं। हाँ ना बोलो भाई साहब, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, सोच लो, पक्का पक्का एकदम मस्त, एकदम ढंग से समझ आया, है ना। चल अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। आ जाओ बेटा, चलो। तो अब मैं तुम्हें दूसरे पार्ट की तरफ लेकर के चलता हूं कि ऐसी दूसरी चीज जो हमसे रिक्वायर्ड है, कि हमें पता होनी चाहिए, वो होती है कि ड्राइंग ऑफ द ग्राफ। कि हमें पता चले, हमें कोई रियल लाइफ सिचुएशन दी हो, हमें कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन दे रखी हो और उसको दिखा करके हमसे बोले कि भाई साहब XT कर्व बताओ, हमसे बोले कि भाई साहब VT कर्व बताओ, हमसे बोले कि भाई साहब AT कर्व बताओ, है ना। तो देखो एक ऐसी सिचुएशन आपके सामने यहां पर दी गई है कि पार्टिकल देखो ओरिजिन पर नहीं है, पार्टिकल कहां पर है इस समय, 10 मीटर्स पर है ना। और पार्टिकल की वेलोसिटी भी दे दी गई, पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी दे दिया गया, और अपने से ये 3 सवाल अपने से ऐसे पूछे गए कि XT कर्व बनाए, VT कर्व बनाए और AT कर्व बनाए, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले भाई साहब पार्टिकल का अच्छे ढंग से एनालिसिस करते हैं, एकदम ढंग से, कि दिया हुआ डेटा क्या है, इस डेटा का मतलब क्या है ना। अब मेरी बात सुन, ध्यान से देख। तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड, और वो पॉजिटिव है ना। देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है ना। अच्छा, बहुत बढ़िया। पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है देखो नेगेटिव है, पहली बात तो, है ना, और कांस्टेंट है। अब तो मुझे एक बात बताओ, अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट हो, नेगेटिव हो, तो क्या बनता है, पानी ढुलता हुआ पैराबोला। शुरू में बता दिया था क्या बनेगा, पानी ढुलता हुआ पैराबोला बनेगा। मतलब कि जो ग्राफ बनने वाला है ना, फाइनली XT ग्राफ जो बनने वाला है, सुनना मेरी बात, देखो ध्यान से देखो। तो जो पहला सवाल मैं करने वाला हूं, है ना, सॉल्यूशन देखो क्या, XT ग्राफ, है ना। मुझे एक बात तो समझ आती है, एक बात तो मुझे समझ आती है कि पक्का पक्का ये पानी ढुलता हुआ पैराबोला बनेगा। मुझे एक बात बताओ, पार्टिकल शुरू कहां से हुआ, पार्टिकल ओरिजिन से शुरू हुआ है क्या, नहीं, 10 मीटर से शुरू हुआ है। तो भाई साहब 10 मीटर मार्क कर दो यहां पर, है ना। और सुनो, पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है और कांस्टेंट है, इसका मतलब कि पक्का पक्का पानी ढुलता हुआ पैराबोला बनेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ चलो, ये बात है भाई साहब। पर अब इसमें देखो डेटा क्या है भाई, कहां पर जाकर के क्या होगा क्या नहीं होगा, इस बारे में मुझे कंप्लीट इंफॉर्मेशन अब पानी है कि भाई साहब कैसे बताऊं यार क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब मेरी बात सुनो ध्यान से देखो, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, तो एक समय ऐसा आएगा जब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और जहां पर 0 हो जाएगी वो वहीं पलटी मार जाएगा, है ना। जहां पर 0 हो जाएगी वो वहीं पलटी मार जाएगा। अभी बताया मैंने तुमको। देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें कुछ ऐसा कहती है, क्या कहती है कि v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, है ना। तो देखो ध्यान से देखो, अगर फाइनली पार्टिकल की वेलोसिटी को 0 कर दिया जाए, है ना, देखो ध्यान से देखो, तो इस जगह पर स्लोप 0 है ना, स्लोप 0 है, मतलब इस जगह पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है। तो भाई साहब मुझे ये x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू कितनी है ना। देख सुन ध्यान से देख, तो पार्टिकल की वेलोसिटी को अगर मैं 0 कर दूं तो माइनस और u², मतलब कि 100 इज इक्वल टू 2, और a कितना है माइनस का 2, क्योंकि इधर वाली डायरेक्शन तो माइनस मान रखी है ना, और s, है ना, माइनस ने माइनस को मार दिया, s आ गया 25 मीटर। इसका मतलब कि जहां पर भी आप खड़े हो वहां से 25 मीटर और आगे चल करके पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो अगर यहां से 25 मीटर, मतलब ओरिजिन से कितना, ओरिजिन से 35 मीटर, ये बात भाई साहब, मतलब कि ओरिजिन से 35 मीटर की दूरी पर जाते जाते वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और उसके बाद पार्टिकल जो है वो वापस से पलटी मार के वापस डायरेक्शन में आना शुरू कर देगा, क्योंकि पार्टिकल फाइनली तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है, तो फाइनली पलटी मार करके वहां से वापस आ जाएगा। पर सर कितने समय पर पलटी मारेगा सर, उस समय क्या हो रहा होगा। देखो t इज इक्वल टू 0 पर तो पार्टिकल यहां से चला,
अब देखते हैं पार्टी कितने समय पर मारा, तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी है ना। देखो ध्यान से देखो, तो फाइनली जो रफ्तार है वो तो 0 है ना, तो 0 इज इक्वल टू यू कितना 10 और एक्सेलरेशन कितना माइनस का 2 और इंटू टी, तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, हाँ ना बोलना पड़ेगा, मतलब कि t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर भाई साहब फाइनली पार्टिकल पलटी मार चुका होगा। आई होप हमें बात समझ आ गई है। सोच लो, मतलब कि ये जो t इज इक्वल टू, ये जो कहानी हुई है ना, ये कहानी हुई है t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर। बोल बात समझ आ गई, पक्का पक्का। और फाइनली फिर क्या होगा कि यहां से वेलोसिटी घटने लगे और फाइनली पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जाएगा। अच्छा, इनिशियली डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 है और फाइनली डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये कब हो जाएगा, ये आपका होमवर्क भाई साहब, ये आपका होमवर्क। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि भाई साहब ये समय की वैल्यू क्या है, ये समय की वैल्यू क्या है जब ये कहानी हो जाएगी। मैं बताऊं कैसे करना, मैं बताऊं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करना और s की जगह पर -10 पुट कर देना चुपचाप से, तुम्हारा काम हो जाएगा। क्योंकि देखो ये डिस्प्लेसमेंट इनिशियली पोजीशन ये है ना, फाइनली पोजीशन ये हो जाएगी, हाँ ना बोलो भाई साहब, इनिशियली पोजीशन ये है और पलटी मार करके फाइनल पोजीशन ये होने वाली है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ ना 10 और वो भी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ -10। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे, -10 इज इक्वल टू यू कितना है वो है 10, तो 10t और -1/2 और इंटू 2 और t स्क्वायर, 2 ने 2 को मार दिया, तो -10 इज इक्वल टू 10t और -t स्क्वायर। यहां से भाई साहब जो भी t की वैल्यू आ जाए उस t की वैल्यू के लिए आप ये मार्क कर देंगे। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी। सोच लो, होमवर्क क्वेश्चन था तुम्हारा, मैंने ही करा दिया भाई साहब। बोल बात समझ आई कि नहीं आई। मुझे सिर्फ इनिशियल पॉइंट से और फाइनल पॉइंट से फर्क पड़ता है बीच में क्या हुआ उस बात से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी, पक्का पक्का। क्योंकि घूम करके जो है ना बेटा वो डिस्टेंस है, पर डिस्प्लेसमेंट तो यही है ना, इनिशियल ये और फाइनली ये। बात समझ आ गई, सोच ले 110%। चलो आ जाओ अब वीटी ग्राफ की तरफ बढ़ चलते हैं। बहुत आसान है वो तो, बिल्कुल ही आसान है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ध्यान से देखो, क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या? हाँ भाई एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वीटी ग्राफ पक्का पक्का एक स्ट्रेट लाइन ही होगा। हाँ बात समझ आती है। और सुनो, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है भाई साहब। तो मतलब कि वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वही तो एक्सेलरेशन होता है। तो बताओ स्लोप कैसा, पॉजिटिव गोइंग स्लोप के नेगेटिव गोइंग स्लोप? अभी बताया था नेगेटिव गोइंग स्लोप। बस लो काम हो गया, बहुत बढ़िया, बात समझ आ गई हमें, है ना। ध्यान से देखो, लो वीटी ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो शुरू में रफ्तार कितनी है? शुरू में रफ्तार है 10 मीटर, मतलब पॉजिटिव है भाई साहब, 10 मीटर पर सेकेंड। परंतु जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ा, एक्सेलरेशन तो नेगेटिव था, तो रफ्तार घटती गई घटती गई घटती 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 एक समय ऐसा है जब रफ्तार 0 हो गई भाई साहब। लो खुपत साला, ये लो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी भाई साहब, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और एटी ग्राफ तो सबसे ही ज्यादा सिंपल है। तुम देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव है और कांस्टेंट है, ये लो एटी ग्राफ बना लो। सन्नाटो देखो, ध्यान से देखो, नेगेटिव है और कांस्टेंट है। लो भाई साहब मार्क कर दिया, लो -2 मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर, इतना सिंपल है। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी यार, 110%। सोच ले, पक्का पक्का एकदम। अब ऐसा ही सवाल एक तुमसे करा दूं, कर दोगे? सोच लो। चलो आ जाओ, मस्त इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छा सा, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। आ जाओ चलो, एक और सवाल तुम्हारे सामने बहुत ही बढ़िया सा। क्या बोला गया कि कोई तो पार्टिकल था, उस पार्टिकल को धरती माता के सरफेस से और 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक दिया गया। आपको एक रियल लाइफ सिचुएशन दी गई है ना। और क्या बोला गया? बोला गया पहले तो वाईटी कर्व बनाओ। अच्छा वाईटी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऊपर की तरफ वाला मोशन है ना। अगर ऐसा मोशन होता अलोंग एक्स एक्सिस तो उसे एक्सटी कर्व ही बोला जाता है ना। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ही है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, वही पूछ रहा हूं, ठीक है। सुना, दूसरा क्या बोला गया कि वीटी कर्व बनाओ भाई, पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के साथ साथ कैसे चेंज कर रही होगी ये बताओ। फिर तीसरा बोला कि एटी कर्व बनाओ, है ना। ये 3 सवाल बोले गए। मैं तो कहता हूं वो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो, आराम से सारी चीजों के बारे में सोचो, खुद से ग्राफ बनाओ भाई साहब, तभी मजा आएगा, तभी कुछ सीखोगे। मेरे सिखाने का फायदा तभी है भाई साहब जब तुम्हारे कोई समझ आ रहा हो, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। आई होप बात समझ आ रही है ना। चलो करो। हो तेरे इश्क पे हाँ हक मेरा ही तो है, कह दिया है ये मैंने मेरे रब से भी। हो गया होगा ना? नहीं हुआ? करो 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 भाई साहब, करो, ऐसे नहीं ऐसे नहीं। मम्मी कसम भाई साहब अटेम्प्ट जरूर करना आगे बढ़ने से पहले,
ऐसे कोई फायदा नहीं वीडियो वीडियो देख देख के, है ना। करो। जिस रास्ते तू ना मिले उस पे न हो मेरे कदम, तेरे बिन न लेंगे कभी दम। हो गया ना, पक्का मैं कर रहा हूं। देखो, तो जैसे ही मैंने देखा कि मैंने कहा यार तो वर्टिकल मोशन का प्रॉब्लम है, तो एक बात तो समझ आती है कि भाई साहब जी तो हमेशा नीचे की तरफ रहता है, तो नीचे की तरफ रहता है तो पक्का पक्का हमेशा नेगेटिव है और कांस्टेंट है कि नहीं भाई साहब, है ना। भाई साहब जहां से भी पार्टिकल को फेंका जाए छोड़ा जाए उस लेवल को जीरो लेवल मान लो, इसके ऊपर सारी चीजें पॉजिटिव होती हैं और नीचे वाली सारी चीजें नेगेटिव होती हैं। ऐसी चीजें जिनकी दिशा नीचे की तरफ है वो नेगेटिव होती हैं। ये सब तुमको मोशन अंडर ग्रेविटी में मैं पढ़ा चुका हूं, अगर नहीं पढ़ के आ रखे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, देख करके आ जाना, कोई खास बात नहीं है। या तो सीधा सीधा टाइप कर देना मोशन अंडर ग्रेविटी फनविल फिजिक्स, यूट्यूब पर मिल जाएगा भाई साहब, कोई खास बात नहीं है उसके अंदर। अब आ जाओ, मेरी बात सुनो ध्यान से देखो। तो जी तो हमेशा नेगेटिव है और कांस्टेंट है भाई साहब, सुनो, एक्सेलरेशन नेगेटिव है और कांस्टेंट है। तो एक्सटी कर्व कैसा, पानी डुलता हुआ पैराबोला, हाँ। और भाई साहब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और नेगेटिव है, तो मतलब कि वीटी ग्राफ भी बनाना आता है और एटी ग्राफ भी बनाना आता है, तो बहुत आसान सवाल हो गया भाई साहब। सुनो मेरी बात ध्यान से देखो, आ जाओ। क्या हुआ होगा, देखो क्या हुआ होगा, सुने जरा ध्यान से। तो सबसे पहले मैं बना रहा हूं वाई टी कर्व, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या बना रहा हूं, वाई टी कर्व। तो देखो वाई टी कर्व मुझे पता है कि ऐसा बनना चाहिए। सुनो, क्या पार्टिकल ओरिजिन से शुरू हुआ है, हाँ बिल्कुल ओरिजिन से शुरू हुआ है, मतलब कि ग्राफ भी ओरिजिन से शुरू होगा। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होता है, नेगेटिव होता है, इसका मतलब कि भाई साहब पानी ढुलता हुआ पैराबोला बनेगा। बात समझ आती है मुझे, कोई खास बात नहीं है, ध्यान से देखो। तो देखो स्लोप धीरे 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 घटता चला जा रहा है ना, स्लोप धीरे 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 घटता चला जा रहा है, इसका मतलब कि पार्टिकल की वेलोसिटी धीरे धीरे घट रही है। क्या घट रही है, क्या, हाँ भाई साहब घट रही है वेलोसिटी। और एक समय ऐसा आएगा जब ये मैक्सिमम हाइट पर उठ चुका होगा ना, उस समय इसकी जो वेलोसिटी रहेगी वो जीरो रहेगी। कब, जब ये एच मैक्स तक उठ चुका हो। ये बात भाई साहब, थर्ड इक्वेशन मोशन लगाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। सुनो ध्यान से देखो, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, फाइनल रफ्तार हो गई 0, माइनस इनिशियली थी 20, तो 400 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 10 इंटू एस, माइनस ने माइनस को मारा, जीरो ने जीरो को मारा, एस आया 20 मीटर। मतलब कि 20 मीटर ऊपर जाने के बाद भाई साहब रफ्तार जो है ना इसकी वो जीरो होने वाली है। मतलब कि y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 20 मीटर है भाई साहब, कितनी है, 20 मीटर। सर समय की क्या वैल्यू रही होगी, लो फर्स्ट इक्वेशन मोशन लगा लो, v इज इक्वल टू u प्लस 80, है ना, v इज इक्वल टू u प्लस 80, फाइनल रफ्तार हो गई 0। और भाई साहब u कितना है, u है अपना 20 और एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी 10, तो भाई साहब t आया 2 सेकेंड, मतलब कि 2 सेकेंड पर ये कहानी पूरी हो जाएगी, रफ्तार हो जाएगी 0। और जितना समय जाने में लगाता है उतना समय आने में भी लगाता है, तो भाई साहब यहां समय हो रहा होगा 4 सेकेंड। लो खेला समाप्त, खेला समाप्त भाई साहब, खेला समाप्त, इतना ही होता है बस। दूसरा क्या है, वीटी कर्व, लो आ जाओ, लो वीटी कर्व बनाओ। देखो ध्यान से मेरे प्यारे सन्नाटो, प्यारे बच्चों, देखो आओ। शुरू में रफ्तार कितनी है, शुरू में रफ्तार है 20, लो 20 मीटर पर सेकेंड रफ्तार थी शुरू में, तो हमने उसको मार्क कर दिया, इसमें कोई परेशानी वाला बात नहीं है। अब धीरे धीरे रफ्तार घट रही है ना, तो रफ्तार घट रही तो हम भी घटा देगा उसको। अब सुनो ध्यान से देखो, तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और नेगेटिव हो तो वीटी ग्राफ में स्लोप नेगेटिव आने वाला है, नीचे वाला आने वाला है। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो भाई साहब कैसा आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन वाला कर्व आएगा, तो भाई साहब ये ग्राफ आने वाला है, ये वाला। और रफ्तार 0 कब हो जाएगी, देखो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर रफ्तार 0 हो जाएगी। और भाई साहब ये वापस से -20 के लेवल को पालेगा जब वापस से ग्राउंड को हिट करने वाला होगा। देखो जितनी रफ्तार से आप फेंकते हो ना पार्टिकल को, अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो तो जितने से फेंका है वापस जब जमीन को टच करता है ना तो उतनी रफ्तार होती है उसकी, एनर्जी कंजर्वेशन भाई साहब। तो वापस से कितनी रफ्तार पालेगा, 20, परंतु नीचे की तरफ, डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी इसलिए -20, है ना। और इस समय जो समय हो रहा होगा, ये समय हो रहा होगा 4 सेकेंड, है ना, जो समय हो रहा होगा वो रहेगा 4 सेकेंड। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो कांस्टेंट है ना, लो ना मार कर लो सन्नाटो। देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद टाइम कांस्टेंट है और नेगेटिव है, -10, लो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना सिंपल होता है ये सब, परेशान नहीं होना यार, काहे परेशान हो रहा है यार, मैं हूं तो सही। लो बताओ कोई दिक्कत आई तुमको, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, क्या बताऊं उसमें। आई होप मेरे को बात समझ आ गई होगी,
पक्का पक्का। अब इसी सवाल को मैं क्रेजी बॉल बना सकता था। सुनो, इस बॉल को मैं क्रेजी बॉल भी बना सकता था ना। क्रेजी बॉल समझते हो, वो 5 रुपए वाली नहीं आती थी पहले, पिंग पोंग बॉल, मतलब ऐसे उछालो तो भाई साहब बहुत ऊपर चल जाती थी, मतलब सेम हाइट तक तो जाएगी जाएगी नियरली, है ना। ऐसे फेंका आपने खूब और जोर से फेंक के मार दो, भुजुड़ 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 ऐसे होती थी। तुमको बोलो अगर यही ग्राफ अगर मुझे क्रेजी बॉल के लिए बनाना पड़ जाए ना, देख कैसे बनाऊंगा मैं, सुन। इसी ग्राफ को देख, यही ग्राफ पे बार बार रिपीट होता जाएगा क्रेजी बॉल के लिए, है ना। देखो ध्यान से देखो, तो अगर क्रेजी बॉल के लिए बनाना पड़ जाए तो ये ऐसे बनेगा, देखो ऐसे ओई 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 ऐसे बनेगा, है ना। और मैक्सिमम लेवल क्रेजी बॉल तो ऐसा माना गया कि बिल्कुल सेम लेवल अटेन कर जाती है ना। तो ये हाइट कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 20 मीटर। कितनी आ जाएगी, 20 मीटर। पहले रफ्तार 0 कब हुई, ये हुई 2 सेकंड पर, फिर 4 सेकंड पर आकर के वो हिट कर जाएगी, फिर और 2 सेकंड में जाकर के वापस से चढ़ जाएगी, फिर 8 सेकंड, फिर ऐसे 10 सेकंड, फिर ऐसे कितना 12 सेकंड, ऐसे चलता चला जाएगा। आई होप हमें बात समझ आ रही होगी, जल्दी तो नहीं लग रहा ना, पक्का पक्का। और सुनो, रफ्तार की कहानी बताऊं, देखो क्या होगा रफ्तार के साथ, देखो वीटी ग्राफ कैसा होगा, ऐसा रहेगा वीटी ग्राफ। सुनो, पार्टिकल को तुमने यहां से क्रेजी बॉल को उछाला तो रफ्तार शुरू में कितनी, -20 +20 बेसिकली +20 मीटर पर सेकेंड। फिर रफ्तार धीरे धीरे घटी, 0 हुई, फिर वापस से -20 हो गई। जिस पल वो जमीन को यहां पर हिट करने वाली होगी तो रफ्तार यहां पर कितनी रहेगी, -20। बहुत बढ़िया साहब, लो ये हुआ। मैंने कहा ठीक है, ऐसा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा छोटा बना ले क्या, है ना, बनाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। सुनो देखो, यहां से बना लेते हैं। सुनो, अपने को तो कंसेप्ट सीखना है ना बस। लो, तो ये हुआ, मान लो 20 मीटर पर सेकेंड से तुमने फेंका, और भाई साहब ऐसे, है ना। सुनो, जैसे ही जमीन को हिट करेगी ना, जैसे ही जमीन को हिट करेगी तो अचानक से वापस से फिर उतनी रफ्तार से बढ़ चलेगी। तो भाई साहब यहां पर रफ्तार भाई साहब फिर से वही हो जाएगी, ये ग्राफ बन के सामने आएगा, ये भाई साहब ये, है ना। अब बार बार उसको रिपीट करते हुए चले जाओ, और समय का इंटरवल वही भाई साहब 0, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, इस तरह से ग्राफ आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर किसके लिए बात करता तो क्रेजी बॉल के लिए बात करता, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो भाई साहब क्रेजी बॉल हो चाहे नॉर्मल बॉल हो, भाई साहब यही आने वाला है ना। ये 2 सवाल मैंने तेरे को एक साथ करा दिए, एक नॉर्मल बॉल के लिए, एक क्रेजी बॉल के लिए। क्रेजी बॉल समझते हो ना भाई, खुपा चला पूरे रूम में इधर उधर होती थी। हम तो भाई साहब बचपन में बहुत खेलते थे इसके साथ, 5 रुपए की आती थी, एकदम सस्ती सी, भाई साहब कई दिन निकल जाते थे सेम एंटरटेनमेंट में भाई साहब, है ना। बोलो बात समझ आई, पक्का एकदम ढंग से। और कराऊं, देख इसको एक बार नोट कर बड़े ढंग से, नीचे लिख लेना, देखो क्रेजी बॉल होती तो ऐसे होता, है ना। चलो इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बढ़ाता हूं। आओ बेटा देखो, चलो सुनो, एक और बहुत बढ़िया सा सवाल अपने को दिया गया। पहले इस पार्टिकल को मैंने जमीन से छोड़ा था ना, अब देखो मैं इसको एक टावर के ऊपर लेकर के चला गया, और टावर की हाइट है देखो 15 मीटर, और वहां से इस पार्टिकल को ऊपर ऐसे फेंक दिया गया। और कितनी हाइट से फेंका गया, 10 मीटर पर सेकंड की हाइट से ऊपर फेंक दिया गया। तो फिर से आपको यही सवाल बोला गया कि वाईटी कर्व बताओ, वीटी कर्व बताओ, और एटी कर्व बताओ, है ना। वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो और खुद से करने का ट्राई करो एक बार, ठीक है, तब देखो मजा आएगा, है ना। करो 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 भाई साहब, है ना। वीडियो को स्टॉप नहीं करोगे, खुद से नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। अगर सवाल हो गया तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और नहीं हुआ तो एक सीख मिल जाएगी, मैं तो सिखा ही दूंगा, और सीख करके आगे बढ़ेंगे तो मजा भी बहुत आएगा, है ना। आई होप हमने वीडियो को स्टॉप करा है, पक्का एकदम 100% सोच ले, है ना। अब सुनो, देखो ध्यान से देखो, तो वही बात है भाई साहब, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ है ना, और कांस्टेंट है। इसका मतलब कि पानी ढुलता हुआ पैराबोला बनेगा, पक्का पक्का, है ना। अच्छा, जहां से भी पार्टिकल को फेंका जाए या छोड़ा जाए वो लेवल 0 लेवल माना जाता है, उसके ऊपर सब पॉजिटिव और नीचे सब नेगेटिव। तो बेसिकली जो एक्सटी कर्व बनना चाहिए, उसकी जो शक्ल होगी ना बेटा, उसकी जो शक्ल होगी एक्सटी कर्व की, देखो ध्यान से देखो, तो पार्टिकल को आपने यहां से छोड़ा ना, तो पार्टिकल गया 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 गया, फिर नेगेटिव में भी जा रहा है। इसका मतलब कि कुछ तो ऐसा बनना चाहिए, है ना, कुछ तो मतलब ऐसा कुछ तो ऐसा बनना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। अब ध्यान से देख, तो पार्टिकल को अपन ने यहां से छोड़ा, है ना, अब यही ओरिजिन है हमारे लिए, तो यही क्या है, ओरिजिन है हमारे लिए। तो और फाइनली पार्टिकल ओरिजिन से -15 नीचे आकर के हिट करने वाला है ना। फाइनली ओरिजिन से -15, है ना, -15 मीटर नीचे आकर के हिट करने वाला है किसी समय पर, है ना। ये सारे के सारे समय मुझे बताने हैं कि किस समय पर क्या क्या हुआ। नेचर तो बता दिया, परंतु ऐसा कब हुआ भाई साहब, ये सारी की सारी चीजें मुझे बतानी है। अब सोचो, तो 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका, तो भाई साहब मैक्सिमम हाइट तक जब ऊपर उठ जाएगा तो रफ्तार कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना, बोलना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है
कि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी और फाइनल रफ्तार तो है 0 और इनिशियल है प्लस का 10 और माइनस 10 इंटू टी, तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, मतलब कि 1 सेकंड में भाई साहब रफ्तार जो है ना वो 0 हो चुकी होगी, है ना। मतलब ये जो कहानी हुई है ये कब हुई है, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी, सोच लो। अच्छा, कितनी ऊपर उठने के बाद ये कहानी हुई होगी, सुनो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, है ना। फाइनल रफ्तार 0 हो गई, माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 10 तो 20 हो गया, और इंटू एस, और माइनस ने माइनस को मार दिया, 0 ने 0 को मार दिया, तो s इज इक्वल टू 2 5 10, मतलब के 5 मीटर, है ना। यहां से 5 मीटर ऊपर उठ के बाद, यहां से 5 मीटर, मतलब कि ये जो कहानी हुई है ये हुई है यहां से 5 मीटर, है ना। इसको ओरिजिन माना है मैंने। अगर तुम इसको ओरिजिन मानते तो तुम कहते कि जमीन से 20 मीटर ऊपर ये कहानी हुई है, पर टावर से जहां से पार्टिकल को छोड़ा है वहां से 5 मीटर ऊपर ये कहानी हुई, फिर पार्टिकल वापस से नीचे आया और फिर नीचे आके जमीन को हिट कर गया। सोचो, जितनी सेकंड में ऊपर चढ़ा होगा उतने सेकंड में नीचे भी आया होगा। बहुत बढ़िया साहब, नीचे भी आया होगा तो 2 सेकंड बीत चुके। सुनो, अब अगर 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका था तो जब ये नीचे आएगा तो नीचे की तरफ भी तो रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड ही रही होगी। हाँ, तो जब 10 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ जाएगा तो ये 15 मीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लेगा, ये टाइम ही मुझे बताना है, और तो कुछ भी नहीं बता। यार हाँ ना बोलो भाई साहब, ये टाइम ही मुझे बताना है, इसमें कोई खास परेशानी वाली बात नहीं है। आई होप हम इसको कर सकते हैं, नहीं कर सकते? आ जाओ, देखो ध्यान से देखो, करके देखते हैं। सुनो ध्यान से देखो, तो बेटा अगर मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करना चाहूं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, है ना। लगा करके देख लेते हैं, आ जाओ, सुनो ध्यान से देखो, ये वो लगाए बिना काम चल जाएगा। सुनो, इसके ना टकराते हुए रफ्तार निकाल लेते हैं एक बार, जब वो टकराने वाली होगी ना उस समय v निकाल लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। देखो आसान पड़ेगा, देखो क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो v इज इक्वल टू यू कितना है, माइनस का 10, है ना, और माइनस a कितना है, अच्छा टकराने का समय तो मुझे नहीं पता ना भाई साहब, तो क्या करूं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करो, है ना। देखो सब कुछ लाइव चल रहा है भाई साहब, कुछ भी रटा पटा नहीं है यहाँ पे, देखो ध्यान से देखो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करो, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहेगी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आएगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, है ना। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, सामने 2 और a कितना है, माइनस का 10, और s कितना है, माइनस का 15। बहुत बढ़िया साहब, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया 300, उधर गया 100 और 400, तो v आ गया 20 मीटर पर सेकंड, है ना। v आ गया 20 मीटर पर सेकंड। सोचो, चला था 10 मीटर पर सेकंड से, टकरा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, तो कितने समय में टकरा जाएगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, और नीचे की तरफ है ना, इसलिए लिया जा रहा है -20, है ना, हाँ ना बोलना पड़ेगा वैसा, इसलिए लिया जा रहा है -20। u कितना था, -10, a कितना है, -10 और इंटू टाइम। आयो हमें बात समझ आ गई होगी, माइनस हटा दो, तो 20 इज इक्वल टू कितना आया, 10 प्लस 10 इंटू टी, इधर आएगा 10 ने 10 को मार दे, टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अच्छा, मतलब 1 सेकंड में ही टकरा जाएगा, मतलब यहां तक समय कितना बीत चुका है, 3 सेकंड का समय बीत चुका है भाई साहब। ये कहानी, आई होप हमें बात समझ आ गई। सोच लो, अब वीटी कर्व वो तो बहुत आसान है, सारा डेटा मेरे सामने तैयार पड़ा है, आ जाओ सुनो ध्यान से देखो। तो वीटी कर्व में क्या है, तो बिल्कुल सिंपल है ना, लो v और t और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, नेगेटिव है, मतलब कि स्ट्रेट लाइन बनने वाली है, नेगेटिव स्लोप वाली, है ना, तो बना दो, क्या खास बात है उसके अंदर। लो भाई साहब बना दी हमने। देखो शुरू में रफ्तार कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड, फिर 0 हो गई, कब 1 सेकंड पर 0 हो गई। अच्छा, और फिर 3 सेकंड पर कितनी हो गई, 3 सेकंड पर हो गई भाई साहब, कितनी हो गई थी 3 सेकंड पर, फाइनल अंत में कितनी हो गई थी, 20 मीटर पर सेकंड। हाँ ये बात, तो इसको नीचे लेकर के जाना पड़ेगा, और कहीं तो यहां हम इसको मार्क करेंगे डबल, है ना, कहीं यहां मार्क करेंगे इसको, तो यहां ले आओ इसको, ये ले आया, और इस समय तक जो समय बीत चुका है, वो समय बीत चुका है कितना, 3 सेकंड, है ना, बीच में कहीं तो 2 सेकंड आया होगा, है ना, जहां पर ये वापस से -10 का, ये मतलब +10 का -10 हो गया होगा, है ना, यहां पर, और फिर वो बढ़कर के कितना हो गया, नीचे -20 हो गया, है ना, -20 मीटर पर सेकंड, और ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड, वो भी माइनस का। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी। और सर 80 कर्व, सर उसका क्या, अरे वो तो तुम पहले से जानते हो, कहां बनाऊं 80 कर्व, ये बना दूं, लो देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, नेगेटिव है, -10 है, लो बना लो सन्नाटो, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आंसर खत्म। ऐसे होता है काम, बोलो बात समझ आई कि नहीं आई, 100%।
डन कर दूं भाई साहब के, मतलब एकदम ढंग से समझ आ रहा है अपने को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पक्का। अब मेरी बात सुन, देख एक होमवर्क देता हूं तुम्हें, यहां दे देता हूं, सुनो। ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, सवाल जितना छोटा है ना बाबू, आंसर उतना ही बड़ा होगा। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला मान ले बेटा ये अपने पास ना एक टावर है, ठीक है, ये धरती माता हो गई, ठीक है, ये हो गया एक टावर, और टावर है मान लो 40 मीटर ऊंचा, ठीक है, टावर है अच्छा खासा 40 मीटर ऊंचा, और यहां से किसी पार्टिकल को ना नीचे फेंक दिया गया है, रिलीज नहीं करा है, फेंका है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड से पार्टिकल को नीचे फेंक दिया। तुम्हारा HW क्वेश्चन है भाई साहब, ये तुम्हारा HW क्वेश्चन बा, और तुमको पूछा क्या है, तुमको पूछा है YT कर्व, तुमको पूछा है VT कर्व, तुमको पूछा है AT कर्व, ये 3 कर्व तुमको पूछेगा, ठीक है। कर दोगे कि नहीं कर दोगे? अरे बिल्कुल आसान है भाई साहब, ऐसे सॉल्व करना है बेसिक, थोड़ा सा दिमाग लगा के पहले तो कर्व क्या, पहले तो आउटलाइन बना लेना, शेप बना लेना कि ऐसा बनने वाला है, फिर कर देंगे उसको, कोई खास बात नहीं इसके अंदर। कर दोगे कि नहीं कर दोगे? आसान है भाई साहब, हो जाएगा तुमसे पक्का। जहां से भी फेंको 0 लेवल मान लेना, उसके नीचे नेगेटिव भाई साहब, और भाई साहब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव है, कांस्टेंट है, तो पानी डुलता हुआ पैराबोला, लो मैंने बना दिया है ना, पूरा नहीं बता रहा है ना, खुद से ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पक्का एकदम 100%, सोच ले, है ना। चलो अच्छा सा तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं।